नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी कलाम इंस्टीट्यूट अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक सभ्यताओं में आपको बताएंगे सुनारी सभ्यता। दोस्तों, छोटी छोटी सभ्यताएं हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। हमने आपको राजस्थान की जितने भी महत्वपूर्ण सभ्यताएं हो सकती थी, जितनी इंपॉर्टेंट सभ्यताएं थी, सबका बहुत गहन अध्ययन कराया है। आज हम जो छोटी छोटी सभ्यताएं हैं जहां से कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, जिन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दोस्तों सुनारी सभ्यता की। सुनारी सभ्यता, दोस्तों सुनारी सभ्यता की हम बात करते हैं। सुनारी सभ्यता प्राप्त हुई है दोस्तों खेतड़ी, और खेतड़ी है दोस्तों झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू से हमें प्राप्त हुई दोस्तों। फिर हम बात करते हैं यहाँ के उत्खनन की। दोस्तों, जो यहाँ का उत्खनन है वो राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा, राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980-81, राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980-81 ईस्वी में इस सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाया गया था, और ये सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू से प्राप्त हुई थी। दोस्तों, इस सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है दोस्तों, यहाँ से हमें लोहा बनाने की भट्टियों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से लोहा बनाने की भट्टियों के, यहाँ से लोहा बनाने की भट्टियों के, यहाँ से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां, आप इसको ऐसे लिखिए, यहां से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई है। यहां से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई है। यहां से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। लोहा बनाने की भट्टियां अन्य भी सभ्यताओं से मिली हैं, लेकिन लोहा बनाने की जो प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं वो दोस्तों मिली है सुनारी से। दोस्तों, यहाँ लोहा बनाने में उपलों का प्रयोग किया गया है, जो कंडे होते हैं गोबर से बनाए जाते हैं। तो यहाँ लोहो अयस्क बनाने के लिए, यहाँ लोहो अयस्क बनाने के लिए, यहाँ लोह अयस्क बनाने के लिए भट्टियों में, यहाँ लोह अयस्क बनाने के लिए भट्टियों में उपलों का प्रयोग किया गया। उपलों का प्रयोग किया गया, इंपॉर्टेंट है। किनका प्रयोग किया गया दोस्तों? उपलों का प्रयोग किया गया। तो लोह अयस्क बनाने के लिए भट्टियों में किसका प्रयोग किया गया है? उपलों का प्रयोग किया गया है। किस सभ्यता में दोस्तों? सुनारी सभ्यता में। और यहाँ लोहे बनाने की भट्टियां, प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ लोह अयस्क से बनाया गया था लोह धातु। लोह अयस्क से बनाई गई थी क्या दोस्तों? लोह धातु। और लोह धातु से बनाए गए थे दोस्तों लोह उपकरण। लोह अयस्क से बनाई गई थी लोह धातु, और लोह धातु से बनाए गए थे लोह उपकरण। देखिए दोस्तों, जब लोह अयस्क से बनाई गई थी लोह धातु, तो इसमें हमने खुली भट्टियों का प्रयोग किया। कैसी भट्टियों का प्रयोग किया दोस्तों? खुली भट्टियों का। और इन भट्टियों को कहा गया था दोस्तों दमन भट्टी। ये जोधपुरा सभ्यता में भी प्राप्त हुआ है, लेकिन सबसे प्राचीनतम भट्टियां हैं वो सुनारी से प्राप्त हुई है। तो लोह अयस्क से लोह धातु बनाने के लिए खुली भट्टियों का प्रयोग हुआ है, और इन भट्टियों को क्या कहा गया है? दमन भट्टी कहा गया है। और लोह धातु से लोह उपकरण बनाने के लिए दोस्तों बंद भट्टियों का प्रयोग किया गया था, और इन भट्टियों को कहा गया था दोस्तों धौंकनी भट्टी। इन भट्टियों को क्या कहा गया था दोस्तों? धौंकनी भट्टी कहा गया था। तो लोह अयस्क से यहाँ लोह धातु, और लोह धातु से लोह उपकरण बनाने का जो उद्योग था दोस्तों, ये उद्योग उन्नत अवस्था में था।
ये जो उद्योग था ये उन्नत अवस्था में था, तो यहाँ से लोह से बनाई गई थी लोह धातु, जिसमें किसका प्रयोग किया गया था, दमन भट्टी और धोंकनी वाली भट्टियों का प्रयोग। दमन भट्टी और धोंकनी वाली भट्टियों का प्रयोग दोस्तों किस सभ्यता में किया गया है, सुनारी सभ्यता में किया गया है, और यहाँ से प्राचीनतम भट्टियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो अन्य महत्वपूर्ण प्राप्त हुआ है अवशेष, यहाँ से लोहे का बना एक प्याला या कटोरा प्राप्त हुआ है। तो हम अगली विशेषता की बात करते हैं दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ मिली है, खेती झुंझुनू में। इसका उत्खनन 1980-81 में किया गया है राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा। यहाँ से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं। अब दोस्तों हम यहाँ की अगली विशेषता की बात करें तो अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, यहाँ से हमें लोहे का बना एक प्याला या कटोरा प्राप्त हुआ है, जो संपूर्ण भारत का प्रथम उदाहरण है। ऐसा हमें कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमें लोहे का बना, यहाँ से हमें लोहे का बना प्याला, यहाँ से हमें लोहे का बना प्याला या कटोरा प्राप्त हुआ है। कटोरा प्राप्त हुआ है, जो संपूर्ण भारत में एकमात्र उदाहरण है, जो संपूर्ण भारत में एकमात्र उदाहरण है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आपको याद रखना होगा। यहां से हमें क्या मिला है, लोहे का बना एक प्याला या कटोरा प्राप्त हुआ है, जो संपूर्ण भारत में एकमात्र उदाहरण है। ऐसा उदाहरण हमें अन्य नहीं मिला है दोस्तों। उसके बाद हमें यहां से मौर्य काल, शुंग काल एवं कुषाण काल के अवशेष, मौर्य काल, शुंग काल एवं कुषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, एवं कुषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों, यहां से हमें प्राप्त हुए हैं मौर्य काल, शुंग काल और कुषाण काल के अवशेष। कई सभ्यताएं हैं जहां से मौर्य काल, शुंग काल और कुषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हमने आपको बताया था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि अन्य और कौन कौन सभ्यताएं हैं जहां से मौर्य काल के अवशेष मिले हैं, जहां से शुंग काल के अवशेष मिले हैं और जहां से कुषाण काल के अवशेष मिले हैं। दोस्तों ये है महत्वपूर्ण सभ्यता सुनारी, जिसके जो बुलेट पॉइंट है, इसमें आपको लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां, दमन भट्टी और धोंकनी भट्टी को याद रखना होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें लोहे का एक प्याला या कटोरा मिला है, जो अन्य किसी सभ्यता स्थल से नहीं मिला। यहाँ से हमें मौर्य काल, शुंग काल एवं कुषाण काल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों हम अन्य एक महत्वपूर्ण सभ्यता पढ़ते हैं, गिलुंड सभ्यता। अगली महत्वपूर्ण सभ्यता पढ़ते हैं हम गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता दोस्तों, गिलुंड सभ्यता प्राप्त हुई है कहाँ, राजसमंद में। गिलुंड सभ्यता प्राप्त हुई है राजसमंद में, और कहां प्राप्त हुई है, बनास नदी के किनारे। दो इंपॉर्टेंट चीज हैं दोस्तों, ये राजसमंद में और किस नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे। यहां जो उत्खनन किया गया था वो बीबी लाल द्वारा, यहां उत्खनन का कार्य श्री बीबी लाल द्वारा किया गया। श्री बी लाल, यहाँ का जो उत्खनन का कार्य किया गया है दोस्तों, वो किसके द्वारा किया गया है, श्री बीबी लाल के द्वारा किया गया है। अब देखिए जो गिलुंड सभ्यता है, यह कैसी सभ्यता है, यहाँ से ताम्रयुगीन, यहाँ से ताम्रयुगीन एवं इसके बाद की, ताम्रयुग और इसके बाद, यहाँ से ताम्रयुगीन एवं इसके बाद की सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं, सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं। तो यहां से किसके प्रमाण मिले हैं दोस्तों, यहां से ताम्रयुगीन एवं इसके बाद की सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं। अब यहां से क्या मिले, हमें ताम्रयुगीन सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों ये जो गिलुंड था, ये यहां गिलुंड में आहड़ सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार था। ये जो गिलुंड है ये आहड़ से 30 किलोमीटर दूर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये किस सभ्यता होगी, ताम्रयुगीन सभ्यता होगी, और यहाँ किस संस्कृति का प्रसार होगा, आहड़ संस्कृति का प्रसार होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से हमें कई अवशेष ऐसे प्राप्त हुए हैं जो आहड़ संस्कृति से अलग है। तो देखिए यह स्थल आहड़ सभ्यता से 30 किलोमीटर दूर, यह स्थल आहड़ सभ्यता से लगभग
यह स्थल आहड़ सभ्यता से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थल आहड़ सभ्यता से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। अतः यहाँ आहड़ सभ्यता का प्रसार था। अतः यहाँ किस सभ्यता का प्रसार था? आहड़ सभ्यता का प्रसार था। इसका मतलब है कि यहाँ में आहड़ सभ्यता के अवशेष मिलेंगे, क्योंकि ये वहां से कितना किलोमीटर दूर है? 30 किलोमीटर दूर है। अतः यहाँ किस सभ्यता का प्रसार था? आहड़ सभ्यता का यहाँ प्रसार था। तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद में बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका उत्खनन बीबी लाल द्वारा किया गया। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है और ये जो स्थल है ये आहड़ सभ्यता से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका मतलब है कि गिलुंड सभ्यता में आहड़ सभ्यता का क्या था दोस्तों? प्रसार था। लेकिन दोस्तों गिलुंड सभ्यता और आहड़ सभ्यता में कई अवशेष ऐसे प्राप्त हुए हैं जो इन दोनों में अलग हैं, और यहीं से आपसे पूछेगा वो। अब ये तो सबको पता है कि गिलुंड सभ्यता में आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो जब सवाल बनाएगा तो ये पूछेगा कि कौन कौन से अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यदि हम इन दोनों में अंतर करें तो ये तो सबको पता है दोस्तों कि आहड़ सभ्यता का प्रसार था गिलुंड में, लेकिन अलग क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो यदि हम गिलुंड सभ्यता और आहड़ सभ्यता के अंतर की बात करें दोस्तों, तो जो गिलुंड सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता में दोस्तों 100 गुणा 80 मीटर का विशाल भवन मिला है। 100 गुणा 80 मीटर का विशाल भवन, 100 गुणा 80 मीटर का क्या मिला है दोस्तों? विशाल भवन मिला है। जबकि ऐसा कोई भी भवन कहां से नहीं मिला है हमें? आहड़ सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। बावजूद इसके कि गिलुंड में कहां के अवशेष मिले हैं? आहड़ के। उसके बाद भी इन दोनों में अंतर है। यहां 100 गुणा 80 मीटर का विशाल भवन मिला है, जबकि ऐसा भवन आहड़ सभ्यता में नहीं मिला। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी बात की। और दोस्तों गिलुंड में मकान निर्माण में किसका प्रयोग हुआ है? यहां मकान निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। पक्की ईंटों का प्रयोग। और कहीं कहीं किसका प्रयोग हुआ है? कहीं कहीं पत्थरों का भी प्रयोग हुआ है। तो दूसरी बात है, गिलुंड में मकान निर्माण में पक्की ईंट और कहीं कहीं पत्थर, जबकि आहड़ में किसका हुआ है? आहड़ में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। आहड़ में किसका प्रयोग हुआ है? कच्ची ईंटों का। पक्की ईंटों का यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है। उसके बाद देखें दोस्तों कि जो गिलुंड के जो मृद भांड मिले हैं, इन मृद भांडों पर ज्यामितीय अलंकरण के साथ साथ, मतलब चित्र बनाए गए हैं, तो इन मृद भांडों पर ज्यामितीय अलंकरण के साथ साथ, ज्यामितीय अलंकरण के साथ साथ प्राकृतिक अलंकरण के साक्ष्य मिले हैं। ज्यामितीय अलंकरण के साथ साथ प्राकृतिक अलंकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए गिलुंड से। जबकि आहड़ सभ्यता के मृद भांडों पर केवल, जबकि आहड़ सभ्यता के मृद भांडों पर केवल ज्यामितीय अलंकरण के साक्ष्य मिले हैं। इन पर केवल क्या मिले हैं? ज्यामितीय अलंकरण के साक्ष्य। तो तीन महत्वपूर्ण अंतर हैं। गिलुंड सभ्यता में 100 गुणा 80 मीटर का विशाल भवन मिला है। ऐसा कोई भवन हमें आहड़ सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ मकान निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। गिलुंड सभ्यता में जो मृद भांड थे उन पर ज्यामितीय अलंकरण के साथ साथ प्राकृतिक अलंकरण भी किया गया है। फूल पत्ती और प्रकृति संबंधित चित्र बनाए गए हैं, जबकि आहड़ सभ्यता के मृद भांडों पर केवल ज्यामितीय अलंकरण किया गया है। तो दोस्तों ये थी एक महत्वपूर्ण सभ्यता, गिलुंड सभ्यता। इंपॉर्टेंट है। गिलुंड सभ्यता में दोस्तों जो साक्ष्य प्राप्त हुए ना, वो आहड़ सभ्यता के प्राप्त हुए, लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य भी हैं जो गिलुंड सभ्यता में और आहड़ सभ्यता में अलग अलग प्राप्त हुए हैं। और गिलुंड सभ्यता राजसमंद में बनास नदी के तट पर दोस्तों विकसित हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण सभ्यता की बात करते हैं, नगरी सभ्यता। अब मैंने आपको बताया दोस्तों एक नगर सभ्यता थी। नगर सभ्यता टोंक में थी, जबकि नगरी सभ्यता कहां विकसित हुई दोस्तों? नगरी सभ्यता हमें मिलेगी कहां? चित्तौड़गढ़ में। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। और किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ में बनास नदी के किनारे विकसित हुई दोस्तों कौन सी सभ्यता? नगरी सभ्यता। दोस्तों तो नगरी सभ्यता थी, इसको हम कहते हैं नगरी, या इसी का नाम था माध्यमिका।
नगरी या जो मध्यमिका थी दोस्तों, ये सिवी जनपद की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? सिवी जनपद की राजधानी। इसको आपको याद रखना कि जैसे मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट या विराट नगर, हमने पढ़ा था बैराट सभ्यता, तो प्राचीन जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी थी विराट नगर। इसी प्रकार प्राचीन जो सिवी जनपद था महाजनपद काल में, तो सिवी जनपद की राजधानी थी नगरी या मध्यमिका, जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था योद्धे गणराज्य की राजधानी, योद्धे गणराज्य की राजधानी थी रंगमहल। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि मालव गणराज्य की राजधानी, मालव गणराज्य की राजधानी दोस्तों मालव या करकोटा नगर, वो मैंने आपको बताया था नगर सभ्यता में नगर का प्राचीन नाम था। तो इसी प्रकार नगरी या माध्यमिका सिवी जनपद की राजधानी थी। और दोस्तों यहां से जो सिक्के प्राप्त हुए ना, यहां से प्राप्त सिक्कों पर लिखा हुआ है मध्यमिका या सिवी जनपदास्य। यहाँ के सिक्कों पर मध्यमिका या सिवी जनपदास्य का भी उल्लेख हमें मिलता है। तो नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में, जबकि नगर सभ्यता टोंक में, बनास नदी के किनारे। ये सिवी जनपद की राजधानी थी नगरी या माध्यमिका। और यहाँ जो सिक्के प्राप्त हुए दोस्तों, उन पर क्या लिखा हुआ है? मध्यमिका या सिवी जनपदस्य। उसके बाद यदि हम इसके उत्खनन की बात करें दोस्तों, तो नगरी सभ्यता का उत्खनन 1904 और 1905 ईस्वी के मध्य इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों डॉक्टर D.R. भंडारकर। इसका उत्खनन किया गया है डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा 1904-05 ईस्वी में। नगरी सभ्यता का उत्खनन किसने किया दोस्तों? डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा नगरी सभ्यता का क्या किया गया है? उत्खनन किया गया है। दोस्तों जो पाणिनि था, पाणिनि ने किताब लिखी थी अष्टाध्यायी, तो पाणिनि ने इस सभ्यता स्थल का वर्णन किया है। तो पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी लिखा है। तो पाणिनि ने इस सभ्यता स्थल का उल्लेख किया है, इस सभ्यता स्थल का उल्लेख किया है। पाणिनि ने इस सभ्यता स्थल का क्या किया है दोस्तों? उल्लेख किया है। और इसका उत्खनन किया है 1904-05 ईस्वी में डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। ये दोस्तों सिवी जनपद की राजधानी थी। और यहाँ से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो मध्यमिका या सिवी जनपदास्य उन पर लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हमें नगरी से। 2 अभिलेख हैं। एक तो है दोस्तों घोसुंडी अभिलेख, एक अभिलेख का नाम है घोसुंडी अभिलेख, और जो दूसरा अभिलेख है वो है हाथीबाड़ा अभिलेख। तो नगरी से दोस्तों हमें 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, घोसुंडी अभिलेख और हाथीबाड़ा अभिलेख। इनका अध्ययन अपने आप को कराया था जब हमने आपको राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत बताए थे। तो घोसुंडी अभिलेख के बारे में बताया था आपको कि RS 2016 में सवाल पूछा गया था कि राजस्थान में प्राचीनतम भागवत या वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है? तो घोसुंडी अभिलेख राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देता है। तो यहां से मैं 2 अभिलेख मिले दोस्तों, घोसुंडी अभिलेख और हाथीबाड़ा का अभिलेख। तो ये थी दोस्तों नगरी सभ्यता। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, अगली सभ्यता है कुराड़ा सभ्यता। ये भी छोटी सभ्यता है लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा सभ्यता दोस्तों प्राप्त हुई है नागौर से। कुराड़ा सभ्यता कहां से प्राप्त हुई दोस्तों? नागौर से प्राप्त हुई है कुराड़ा सभ्यता। और देखिए दोस्तों जो कुराड़ा सभ्यता है, यहां से हमें 103 ताम्र उपकरण एवं लौह सामग्री प्राप्त हुई है। 103 ताम्र उपकरण एवं लौह सामग्री, 103 ताम्र उपकरण एवं लौह सामग्री हमें प्राप्त हुई है। कहां से? कुराड़ा नागौर। और देखिए दोस्तों जो कुराड़ा सभ्यता है ये प्राप्त हुई थी परबतसर नागौर से। इसी कारण दोस्तों परबतसर को कहा जाता है औजारों की नगरी। औजारों की नगरी, यहां हमें तांबे और लोहे के उपकरण बहुतायत मात्रा मिले थे। इस कारण कुराड़ा को दोस्तों क्या कहा जाता है? औजारों की नगरी कहा जाता है। ये नागौर जिले की परबत तहसील में विकसित हुई थी। उसके बाद दोस्तों हमें यहां से प्रणाल युक्त अर्घ्य पात्र, यहां से हमें प्रणाल युक्त अर्घ्य पात्र, हमें यहां से प्रणाल युक्त
अर्घ्य पात्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमें यहां से क्या प्राप्त हुए दोस्तों? प्रणाल युक्त अर्घ्य पात्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जो प्रणाल युक्त अर्घ्य पात्र के जो अवशेष हैं दोस्तों, ये प्राप्त हुए थे ईरान से। और ये अगर कुराड़ा में प्राप्त हुए हैं तो ये ईरान से संबंध प्रदर्शित करते हैं। ये ईरान से संबंध प्रदर्शित करते हैं। ये जो संबंध बताते हैं दोस्तों, ये कहां से बताते हैं? ये ईरान से बताते हैं। तो प्रणाल युक्त अर्घ्य पात्र में कहां से प्राप्त हुए? कुराड़ा से। यहां से हमें 103 ताम्र उपकरण एवं लोह सामग्री प्राप्त हुई है। इसको दोस्तों कहा जाता है औजारों की नगरी। तो ये दोस्तों थी एक महत्वपूर्ण सभ्यता, कुराड़ा सभ्यता, जो पर्वतसर नागौर में कुराड़ा से प्राप्त हुई है। यहां से 103 ताम्र उपकरण एवं लोह सामग्री प्राप्त हुई है। इसको दोस्तों कहा जाता है औजारों की नगरी। इसके बाद देखिए दोस्तों, छोटी छोटी सभ्यताएं हैं जिनको सिर्फ आपको याद रखना है कि ये सभ्यताएं कहां कहां प्राप्त हुई थी। जैसे दोस्तों एक सभ्यता है जूना खेड़ा सभ्यता, जूना खेड़ा सभ्यता। और दोस्तों जूना खेड़ा सभ्यता कहां से प्राप्त हुई है? जूना खेड़ा सभ्यता प्राप्त हुई है दोस्तों पाली से। इसी प्रकार दोस्तों एक सभ्यता है जूना खेड़ा सभ्यता प्राप्त हुई है पाली से। उसी प्रकार दोस्तों एक सभ्यता है नलियासर सभ्यता, और नलियासर सभ्यता दोस्तों प्राप्त हुई है सांभर जयपुर। नलियासर सभ्यता कहां से प्राप्त हुई दोस्तों? सांभर जयपुर से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सभ्यताएं, इनको सिर्फ आपको याद रखना है कि ये सभ्यताएं कहां कहां प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में अन्य राजस्थान के इतिहास के अन्य टॉपिक का अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।